औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमाज़ यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही यूनिक वीडियो लेके आई हूँ। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे शख्स की कहानी जो कि एक दूध फरोश था और उसने पाकिस्तान पर हुकूमत की। जी हाँ, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। तो चले उनके जायचे में देखेंगे कि कौन सी ऐसी लॉजिक है, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो उनको इतना ऊपर लेकर आए, जो उनको एक वज़ीर आज़म के ओहदे तक ले आए। ठीक है, आप लोगों के साथ एस्ट्रोलॉजिकली उनकी रीज़निंग शेयर करूँगी और ये शेयर करने का मेरा मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि इक़्तिदार, तरक्कियाँ, ये सब कुछ आपके ज़ायचा में होता है। ये कोई देन नहीं, एक फ़ॉरफ़ादर की प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको मिल जाए, बल्कि अगर आपके ज़ायचा में एक अच्छे कॉम्बिनेशन है तो आप नीचे से उठकर ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के साथ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम आगाज़ करेंगे अपनी वीडियो का। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि 20 सितंबर 1916 में लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चे की पैदाइश हुई और वो एक अनपढ़ फैमिली से था और पूरा गांव अनपढ़ था, लेकिन बच्चे को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। चूँकि उस गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए वो रोज़ाना 1.5 किलोमीटर की मुसाफत तय करके स्कूल पढ़ने के लिए जाता था। घर से स्कूल तक का सफ़र वो पैदल तय करता था। छठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील तक सफ़र करके दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता रहा। आपके सामने स्क्रीन पर मैं चार्ट शेयर कर रही हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पर हम अर्ली एजुकेशन को 3rd हाउस से लेते हैं और मरकरी 3rd हाउस में बैठा है और 3rd हाउस का लॉर्ड होकर अपने ही घर में बैठा हुआ है। और 3rd हाउस क्या होता है? एफर्ट्स का होता है। अगर आपके 3rd हाउस में प्लैनेट बैठा है और आप उस चीज़ में एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। एक चीज़ आपको मैं वाज़े कर दूं कि ये बर्थ टाइम तो मुझे मिला नहीं है, ये मैंने अपने अंदाज़े से, अपनी नॉलेज से सेट किया है। तो ये चार्ट आपके सामने जो है वो मेरे ख़ुद का सेट किया हुआ चार्ट है। तो इसको उनकी ज़िंदगी के हालात वाक़यात के साथ मैंने मैच करके सेट किया है। आप देखें 3rd हाउस एफर्ट का घर है। ठीक है, लॉट ऑफ एफर्ट इनको पुट करना पड़ी अपनी इनिशियल एजुकेशन में। इन्होंने मिडल में बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ी मार्क्स हासिल किए। क्योंकि 3rd एजुकेशन का जो हाउस है उसका लॉर्ड मरकरी है। मरकरी विज़डम का प्लैनेट है और सन के साथ बैठा है। सन के साथ न्यूट्रल, सन के लिए मरकरी न्यूट्रल होता है, तो वो उसको यहाँ पर गेन दे रहा है, वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। तो सन जो होता है वो एक अथॉरिटी है, पावर है, सन आपको देता है। तो मरकरी एजुकेशन में अच्छे मार्क्स भी दिलवाता रहा, उनसे अच्छी अनथक एफर्ट भी करवाता रहा है। फिर यहाँ पर इन्होंने वजीफ़ा भी हासिल किया। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए और सेंट्रल मॉडल स्कूल से, जो कि उस वक्त वहाँ का नंबर 1 स्कूल था, उसमें उन्होंने दाखिला लिया और 13 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो स्कूल जाते रहे। चूँकि ये 13 किलोमीटर उनसे दूर था, वहाँ पर इनके लिए रोज़ाना जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इन मुश्किलात के बावजूद उन्होंने हथियार नहीं फेंके और उसकी वजह इनका आप देखें कि अगर लॉर्ड जेमिनी साइन में है और जेमिनी का लॉर्ड मरकरी बनता है, ऐसा बंदा जल्दी हार नहीं मानता है। इन्होंने सोचा था कि ये हालात का मुकाबला करेंगे, तो इन्होंने हालात का डट कर मुकाबला किया। किस तरह मुकाबला किया? इन्होंने तहैया कर लिया कि वो गांव से दूध इकट्ठा करेंगे और जाकर उसको शहरों में बेचेंगे और उससे जो पैसा हासिल होगा उससे अपनी तालीम के एक्सपेंसेस बेयर करेंगे। चुनाचे वो सुबह मुँह अंधेरे उठते, गाँव से दूध को इकट्ठा करते और जाकर शहर में उसको फ़रोख्त करते। वहाँ पर नवाब मुजफ्फर किजलबाश की
حویلی میں بھی وہ دودھ دیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتے تھے۔ جب دودھ فروخت کرنے سے فارغ ہو جاتے مسجد میں جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرتے۔ اب سب سے بڑی وجہ تھی کہ ان کے پاس جوتا نہیں تھا اور اسکول میں جوگرز بند جوتا پہننے کے لازمی قرار دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہ جیسے تیسے پیسے اکٹھے کیے اور اپنے لیے ایک جوتا خریدا۔ اب جوتا اگر وہ وہی پہن کر گھر میں بھی پھرتے رہتے تو وہ جوتا جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر سے اپنے والد کا جوتا اٹھا کر لاتے اور جب یہ اسکول جاتے تو اپنا جوتا پہن لیتے اور اس جوتے کو اپنے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں رکھ کر چلے جاتے، اور جب واپس اسکول سے واپس آتے تو پھر دوبارہ سے اپنا جوتا اتار دیتے تاکہ وہ جوتا جلدی خراب نہ ہو۔ اب ان چیزوں کو دیکھیں کہ ایک بندہ اپنے مائنڈ کو کیسے یوٹیلائز کر رہا ہے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ اس نے چیزوں کو مینٹین کرنا ہے۔ مینجمنٹ اسکل، کیوں تھرڈ ہاؤس آپ کا برین ہے اور تھرڈ کا لارڈ اون سائن بیٹھا ہے، وہ آپ کی مینجمنٹ ابیلٹی کو بھی امپروو کر رہا ہے۔ اب سارا دن والد صاحب بغیر جوتے کے پھرتے اور ساری رات بیٹا بغیر جوتے کے پھرتا۔ 1935 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لے لیا۔ اپنے اس کالج کے ایکسپینسز کو بیئر کرنے کے لیے اسی طرح یہ ریڑھی پر دودھ لاتے اور دودھ فروخت کرنے کے بعد کالج چلے جاتے۔ فرسٹ ایئر میں چونکہ کوٹ پہننا بہت ضروری تھا اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کوٹ نہ لے پائے تھے اور بعض اوقات اساتذہ ان کو کلاس سے نکال دیتے۔ پھر دوسرے اساتذہ نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے جو کہ تعلیم میں بہت اچھا ہے اور اس کو یہ فیس کرنا پڑا ہے، تو انہوں نے ان کی کسی طرح سے بھی ہیلپ کی اور اس طرح انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا۔ اب بات آتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اب یہ وہ واحد لڑکا تھا جو اپنے علاقے میں گریجویشن پاس کر چکا تھا۔ اس تمام ڈیوریشن میں یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ بہت زیادہ تگودو کے بعد ہی چیزیں حاصل ہونی ہیں، اور معاشی دباؤ کے بعد BA مکمل کرنے کے بعد انہوں نے باٹا پور میں کلرک کی نوکری حاصل اور کچھ عرصہ بعد یہ باٹا پور کمپنی کی کلرک کی نوکری کو چھوڑ دیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ لا کریں گے۔ اب دیکھیں 12 ہاؤس جس کا لارڈ جوپیٹر بنتا ہے، جوپیٹر لا کو بھی ڈینوٹ کرتا ہے اور مرکری کی وہاں پر اسپیکٹ جا رہی ہے، تو یہاں پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ لا کریں گے اور 1946 میں LLB کی ڈگری حاصل کی۔ 1950 میں اس کی پریکٹس شروع کی اور پھر پیپل پارٹی کے روٹی کپڑا مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر انہوں نے پیپل پارٹی کو جوائن کر لیا اور اس جذبے کے تحت اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اس میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اپنے علاقے میں بہت سارے اسکول بھی کھولے۔ اب کیا ہے، چیریٹی۔ آپ دیکھیں کہ لگن لاٹ 12 ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ 12 ہاؤس بندے میں چیریٹی اور ان چیزوں کا جذبہ اجاگر کرتا ہے، تو ان کا ذہن ان چیزوں کی طرف لگا رہا اور انہوں نے اپنے ایریا میں اسکول وغیرہ کے لیے کام کیا اور اپنے ایریا کے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے بے شمار کام کیے۔ پھر 1970 میں پیپل پارٹی میں آ کر انہوں نے نواب مظفر قزلباش کے بھائی، جن کے گھر یہ دودھ فروخت کرتے تھے، ان کے بھائی کو شکست دی اور تو کی کابینہ میں پہلی بار بطور وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنے۔ 1972 میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ سب ان کو کس نے دلایا؟ ذرا آپ ان کے چارٹ پہ غور کریں۔ ان کے 10th ہاؤس میں جوپیٹر بیٹھا تھا اور جوپیٹر ریٹرو تھا۔ جوپیٹر نے ان کو اس بڑے عہدے پر سرفراز کروایا۔ جوپیٹر جو لا وغیرہ کا بھی سمبل ہے، تو انہوں نے لا کیا لیکن اس لا کو کنٹینیو نہیں کر پائے اور چونکہ ان کے ڈیسٹنی میں تو بڑا عہدہ لکھا تھا، تو اسی طرح یہ سب سے پہلے وزیر اور پسماندہ علاقہ جات کے طور پر سامنے آئے، اس کے بعد CM بنے۔ 1972 کو پاکستان کے وزارت اعلیٰ کے دوران یہ اکثر رکشے میں سفر کرتے تھے اور گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ ان کی نہ بن پائی، جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور 1973 میں اقوام متحدہ میں
पाकिस्तान वफ़द की क़यादत की और एक बड़ी मिसाल कायम की। 1973 में वफाक की वज़ीर कानून और पार्लियामेंट बने। 1976 में वज़ीर बल्दियात और दही मुकर्रर हुए और 2 दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली बने और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रहे। इसी तरह आप देखें कि एक मुफलिस किसान का बेटा जो कि अनपढ़ था और उसका बेटा जो कि दूध फरोश था, उसने किस तरह से एक मुनफरिद मिसाल कायम की और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए। और उन्होंने, अब आप देखें, इनके 4th हाउस में मार्स बैठा हुआ है और 4th हाउस जो है उसको केतु की स्क्वायर हो रही है और उसका लॉर्ड वीनस भी केतु के साथ है। सारी ज़िंदगी इन्होंने किराए के मकान में गुजारी, इनका अपना कोई मकान नहीं था, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाए और एक किराए के मकान से इनका जनाजा उठाया गया। चूँकि इनके 7th हाउस में राहु है तो इनके ओपोनेंट बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ रहे और यहाँ तक कि आपको ये चीज़ का अंदाज़ा भी हो गया कि इन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। तो ये सारी चीज़ें देखिए किस तरह से एक चार्ट में हम बहुत अच्छे अंदाज से और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपके चार्ट की मजबूती ही आपको बताती है कि आप कौन सी चीज़ में, कौन सी जगह पर जा सकते हैं और कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। तो इस तरह से आप अपने चार्ट को भी दे सकते हैं। अगर आप लोग अपना चार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं। अगर इस तरह की आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, कुछ पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि इस पर वीडियो बनाई जाए। तो जैसे मुझे आपके कमेंट रिसीव होंगे, मेरी कोशिश होगी कि उस पर वीडियो तैयार की जाए। इस छोटी सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।